हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, उसके प्रॉपर्टीज में वेरिएशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके ग्राफ्स में वेरिएशन, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर एग्जांपल्स और जो एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, उस पे हमने डिस्कशन किया था और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। So long we have been discussing this chapter solution, we have came to a last point. Colligative properties एक टॉपिक है जिसके अंदर इसके 5 टाइप्स होते हैं। इन्हें पढ़ने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो थियोरेटिकली कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद हम करेंगे इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जस्ट all the types of properties that depends upon the number of moles of solute or amount of solute. जितने भी प्रॉपर्टीज है दुनिया में, जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, अगर वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर फाइनली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो वो या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे वो डिपेंड करते हो, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी इस बारे में क्या कहता है। All the properties that depend upon the number of moles of solute particles irrespective of their nature relative to their total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative properties. कुल मिला के यही बात बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी भी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है इन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करे तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 5 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और आता है लास्ट में एक वेंट हॉफ फैक्टर। तो हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, दिस इज एन ओवरव्यू कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड सो ऑन। तो आपको मैं बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो आसान टॉपिक्स है जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इनको कवर करेंगे। उसके बाद जो लास्ट में जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और वेंट हॉफ फैक्टर, जो इंपॉर्टेंट भी है, तो इस पे हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे अच्छे से अलग से लेक्चर्स बना के। तो सबसे पहला जो आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, जैसे कि वाटर है, वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो 110 डिग्री सेल्सियस पे अब बॉईल कर रहा है, तो उसका क्या हुआ? एलिवेशन हो गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो उसका इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया? 110 माइनस 100 कितने? 10 डिग्री सेल्सियस से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसे हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी तरह आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर जैसे लिक्विड, एग्जाम्पल लेते हैं वाटर, वाटर कितने पे फ्रीज करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर किसी कारणवश अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से छोड़कर -10 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो फ्रीज हो रहा है, तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना का हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस का। 10 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो गया, तो इसे हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे चलिए हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आप याद रखिए, इन दोनों को हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, दिस इज पाई। एंड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को डेल्टा पी अपॉन पी नॉट से, और वेंट हॉफ फैक्टर जो आपके लिए बिल्कुल ही नया नवेला है, उसे हम आई से डिनोट करते हैं। आई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है भाई, रूट अंडर -1 नहीं है, ये दूसरी चीज़ है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको याद दिला देते हैं। जो आपको पता है एक बार जस्ट रिवाइज करा देते हैं। आपको याद होगा कि लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा था इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या था? इवापोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था जो कि ऑकर होता था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? सरफेस एरिया और टेम्परेचर पे। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता था, इवापोरेशन का रेट बढ़ते जाता था। इसी तरह हम देखें यहाँ पे, तो क्या है, हमने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में क्या है? ए एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, ए का एक सॉल्यूशन है। अब हम इसका वेपर प्रेशर देखें तो कितना है? 2 atm का है। हमारे पास एक कंटेनर है, ए का सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर 2 atm का है। अब हम क्या करेंगे? इसमें एडिशन ऑफ सॉल्यूट करेंगे। एक्चुअली वी आर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हियर, ओके। तो हम क्या करें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन करें। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करते हैं तो क्या होगा? वो इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स को घेर लेगा। आपको याद होगा इवापोरेशन में क्या होता था? सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, लेकिन उसी तरह अगर हम उसके सरफेस एरिया को डिक्रीज कर दें तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता था? डिक्रीज होता था। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट वेपराइज नहीं करता है इस केस में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्योंकि हम ले रहे हैं।
तो सॉल्यूट क्या करेगा, जो सरफेस एरिया है वहां पे जाके बैठ जाएगा, सरफेस पे बैठ जाएगा। तो क्या होगा, लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो गया, लिक्विड का सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अब सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो इवापोरेशन कम हो गया, इवापोरेशन कम हो गया तो क्या होगा, इवापोरेशन कम हो गया तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए एडिशन ऑफ सॉल्यूट कर दिया तो उसके बाद इसका जो वेपर प्रेशर क्या हो गया 1.5 atm, यानी डिक्रीज हो गया। ये एक जस्ट एक रैंडम डेटा है, एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि ये एक कंटेनर था जिसमें वोलेटाइल लिक्विड था ए, जब हम उसमें सॉल्यूट का एडिशन करें तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। अब हम आते हैं हमारे पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो हम क्या देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, now solution boils at more higher temperature, hence boiling point increases। तो हो क्या आ रहा है कि पहले सॉल्यूशन का एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है, अब हम क्या करें उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता था जहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल कौन हो जाता था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाता था। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता था तो उसे हम कहते थे बॉइलिंग पॉइंट। तो जब एक सॉल्यूशन का, अब हम देखिए इस डायग्राम से, ये कंटेनर है, ये एक सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर 2 atm है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 2 atm है। कंटेनर है उसमें ए एक सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर 2 atm है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 2 atm है। तो इस केस में क्या हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन जो है बॉईल कर रहा है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें फटाक से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं डिक्रीज हो गया, ये हो गया 1 atm। अब क्या हो गया, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और जो वेपर प्रेशर है वो कम है, दोनों बराबर नहीं है। तो अब क्या होगा, ये बॉयल नहीं करेगा, जब इक्वल होगा दोनों का प्रेशर तभी ना बॉयल करेगा। तो हमने क्या किया, सॉल्यूट का एडिशन कर दिया तो जिसके कारण इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब क्या करना होगा हमको, अगर इस सॉल्यूशन ए को अब बॉयल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, मतलब हीट करना पड़ेगा। जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होकर 2 atm हो गया। अब देखिए क्या हो रहा था, सबसे पहले एक कंटेनर था जिसमें ए लिक्विड था, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल था, इसके कारण ये सॉल्यूशन बॉईल कर रहा था। लेकिन हमने फिर क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जिसके कारण इसका वेपर प्रेशर घट के 1 atm हो गया। अब डिक्रीज हो गया वेपर प्रेशर, इसके कारण अब ये बॉईल करना बंद कर दिया। अब ये बॉईल करना बंद हो गया तो अब हम इसे वापस बॉईल कराने के लिए हम इसे हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद इसका वेपर प्रेशर बढ़ा और वेपर प्रेशर बढ़ा तो 2 atm के वापस से बराबर हो गया। तो अब ये वापस से बॉईल करने लगा। तो अब देखिए पहले जब ये बॉईल कर रहा था तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था और अब जब ये बॉईल कर रहा है तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। लिक्विड ए का जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितने से हो गया, 100 - 50 इक्वल्स टू कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया ना। तो इसे ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो देखिए इसका एक छोटा सा आसान सा फॉर्मूला है, एक मात्र फॉर्मूला इसका यही है, क्या है, डेल्टा टी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे जैसे हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस आया है, चेंज हो गया, तो डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। के बी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड या नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और m को बोलते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी है यहाँ पे, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो हम ऐड कर रहे हैं ना तो उसके बाद सॉल्यूशन बन रहा है तो उसका मोलैलिटी होगा ना कुछ, वही मोलैलिटी यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए क्या है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, vapor pressure of solvent liquid by Raoult's law on addition of non-volatile solute
solute vapor pressure of solution decreases. Since vapor pressure of solid is less than the vapor pressure of solution, so the liquid now freezes at lower temperature. इसे स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप जब इसे 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको ये समझ आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। जब जैसा कि हम जानते हैं कि जो बॉईल करता है लिक्विड वो कब करता है, जब उसका वेपर प्रेशर जो है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उसी तरह जो भी लिक्विड है वो फ्रीज करना चालू होता है कब, जब उसका जो सॉलिड पार्टिकल है, मतलब उसका जो सॉलिड स्टेट है उसका वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब जानते हैं कि लिक्विड होता है, लिक्विड का भी कुछ क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। उसी तरह सॉलिड होता है, सॉलिड का भी क्या होता है, कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो जब सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो ये जो लिक्विड है सॉलिड बनना चालू हो जाता है, मतलब फ्रीजिंग होना इसका चालू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम इस सॉल्यूशन, जैसे हम ये फ्रीज हुआ है कोई पार्टिकल है, इसमें जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, चलिए हम इसे अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। देखिए इस फिगर को, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहले सॉलिड ए था, ए एक पार्टिकल है, एक सॉल्वेंट है जो अभी सॉलिडिफाई हो गया, इसका मतलब ये अभी फ्रीज हुआ है, सॉलिड ए है। तो सॉलिड ए है, इसका वेपर प्रेशर अभी 1 atm के बराबर है, इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये अच्छा खासा सॉलिड स्टेट में अपना जिंदगी काट रहा था, हम इसमें क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन कर देते हैं, हमला कर देते हैं, किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। अब क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो अब इसका प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्या हो गया, सॉलिड ए का वेपर प्रेशर अब हो गया 0.5 atm। अब हम जानते हैं कि जो लिक्विड ए अगर हम लेते हैं, लिक्विड ए लेते हैं और अगर उस वो अब आता है दूसरी तरफ से कोई दूसरा लिक्विड आता है, ये क्या हो गया, सॉलिड ए हो गया जिसका वेपर प्रेशर अब घट के हो गया 0.5 atm। अब हम क्या करते हैं, एक लिक्विड ए दूसरा लाते हैं, ए क्या है, अब लिक्विड है, अब उसका वो क्या करता है बेचारा, अपना वेपर प्रेशर को 1 atm वो किसी तरह मेंटेन करके चलता है, क्योंकि उसे तो पता था कि 1 atm पे जब हम आएंगे तो हम सॉलिडिफाई हो जाएंगे। लेकिन क्या हो गया, अब इसे पता चला कि अब जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के कारण अब ये किस में, कितने प्रेशर में फ्रीज होगा, 0.5 atm में, 0.5 atm में। नॉर्मली 1 atm प्रेशर में लिक्विड ए जो है सॉलिडिफाई होता था, बट क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के कारण उसका वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो गया। तो इसलिए अब इसे भी सॉलिडिफाई होने के लिए अपना जो प्रेशर है, अपना जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर इसे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा 1 atm से 0.5 atm में, ताकि ये लिक्विड ए जो है सॉलिडिफाई हो जाए। तो इसे अपना वेपर प्रेशर डिक्रीज करना है, तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा, अपना टेम्परेचर गिराएगा, तो क्या होगा, इसका भी थोड़ी देर बाद 0.5 atm हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले ये सॉलिडिफाई होता था 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अब इसे कितना टेम्परेचर चाहिए, -5 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रैंडम डेटा एक कि हम पहले 1 atm में ये फ्रीज होता था, अब ये 0.5 atm में हो रहा है, इसलिए पहले इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब -5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो कितने के बराबर है, 5 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। 0 माइनस -5, ये कितना हो गया, 5 ही हो गया ना। तो क्या हो रहा है, ये चेंज इन टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, कितना टेम्परेचर चेंज करना पड़ा फ्रीज करने के लिए। तो यही हम, इसे ही हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका भी एक मात्र फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। यहाँ पर भी जो एम है, एम मोलैलिटी को डिनोट करता है, के एफ जो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, उस केस में के बी क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। एम जो है मोलैलिटी होता है और डेल्टा टी ये जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, तो डेट्स ऑल ओवर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब चलिए देखते हैं इसके ग्राफ। आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 ग्राफ है, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। यहाँ पे जो हमने वाई एक्सिस में लिया है ये है वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस में हमारे पास टेम्परेचर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट था उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसका वेपर प्रेशर जो कुछ इस तरह करके इंक्रीज हो रहा था। और ये जो 1 atm ये है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर T1 है, इस टेम्परेचर पे ये जो सॉल्वेंट है ये 1 atm के इक्वल हो जाता था। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे ये बॉयल करना चालू हो जाता था, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है
इसके वेपर प्रेशर के इक्वल इस पॉइंट पे हो गया T1 टेम्परेचर पे। लेकिन हमने क्या किया, सॉल्यूट का एडिशन कर दिया, सॉल्यूट का एडिशन कर दिया। तो सॉल्यूट का एडिशन करने के बाद अब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, पहले से डिक्रीज हो गया, तो अब डिक्रीज हो गया। तो अब क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर जो है 1 atm वेपर प्रेशर, इसका सॉल्यूशन का 1 atm कब हो रहा है, हायर टेम्परेचर पे होगा। तो ये हो गया T2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो ये था इसका ग्राफ। अब हम आते हैं फ्रीजिंग पे। फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ हम देख रहे हैं। ये है सॉल्वेंट का, ये है सॉल्यूशन का, ये है किसका, ये फ्रोजन सॉल्वेंट का है। ये जो सॉलिड है, सॉलिड जो फ्रीज होके बनता है उसी सॉलिड का ये ग्राफ है। इस केस में क्या हो रहा था, हम वेपर का ग्राफ देखते थे। वेपर का ग्राफ कैसे था, कांस्टेंट था 1 atm का। जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था वहाँ पे ये क्या हो रहा था, बॉयल कर रहा था। इसी तरह यहाँ पे ये है सॉलिड का ग्राफ। अब जहाँ जहाँ पे ये इन दोनों ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे उसका क्या होगा, फ्रीजिंग होगा, जैसे पहले केस में हो रहा था। अब हम देख सकते हैं कि पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ इस तरह करके वेरी कर रहा था टेम्परेचर के साथ, लेकिन जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, इसका वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज होके नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो इसका ग्राफ अब ऐसे हो रहा है। और इसका ग्राफ जो सॉलिड स्टेट में, इसका सॉलिड स्टेट है, इसका ग्राफ कैसा, ये तो सेम ही रहेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले T2 टेम्परेचर पे सॉल्वेंट जो है फ्रीज कर रहा था, लेकिन अब सॉल्यूशन बनने के बाद ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि कहाँ पे फ्रीज कर रहा है, T1 टेम्परेचर पे। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इन दोनों ग्राफ से क्लियर है कि किस तरह वेरी करता है। अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पे चलते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं भाई, सीधा जैसे सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन था ना, डेंसिटी निकालने का 4 चीज दिए हुए रहते थे और 5वां चीज हमें निकालना पड़ता था फॉर्मूले से डायरेक्ट। उसी तरह इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पेज नंबर 49 में हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोला है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है, ये किसके बराबर होता है, 1 atm के। 1.013 बार इक्वल्स टू 1 atm। Kb फॉर वाटर इज गिवन 0.52 केल्विन kg पर मोल। हम जानते हैं कि हमें डेल्टा टी इस केस में निकालने बोला है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, आप पढ़िए। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, कौन से टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करेगा। तो हम जानते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज हम ऐड करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा। तो हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना चेंज होगा हमें वो निकालना है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा टी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, KB इंटू एम होता है। KB मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है 0.52। अब हमें चाहिए क्या, M मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg दिया हुआ है हमारे पास 1 kg, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या होता है, गिवन मास, वही मोलर मास। गिवन मास यहाँ पे क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और मोलर मास हम इससे निकाल सकते हैं 180 ग्राम, आई थिंक होता है 180 ग्राम। हाँ देखिए 180 ग्राम। तो इसी तरह करके हम इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले में बैठा के निकाल सकते हैं। देखिए क्या क्या है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज पहले निकाला है गिवन मास बाय मोलर मास करके, गिवन मास 18 ग्राम है। फिर हमारे पास मोलैलिटी आ गया 0.1, और के भी हमें 0.52 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सीधा इन्होंने भी फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा टी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी कितना हमारे पास आया, वो हो जाएगा के बी कितना है 0.52, एम हमने निकालना है 0.1, तो ये आ गया 0.052 केल्विन। इसका मतलब